सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। इतिहास के 51 प्रश्नों के साथ गुरुजी वर्ल्ड पर एक ऐसी क्लास होने जा रही है जो इतिहास का पूरा रिवीजन करवा देगी आपका। तो यहाँ पर इस क्लास में आप लोग वो 51 इतिहास के प्रश्न देखोगे जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्लास शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या सिकंदर लोदी के द्वारा। तो बात करें अगर हम लोग इस प्रश्न का सही आपका उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हो गई थी? तो दिल्ली के उस सुल्तान का नाम आपको बताना है, दिल्ली के उस शासक का नाम आपको बताना है जिसकी मृत्यु जो हुई थी वो चौगोन खेलते समय हो गई थी, यानी कि पोलो खेलते समय हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बात आपको ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा या मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। साथ ही यहाँ पर इतिहास के 51 प्रश्नों का आपका कंप्लीट रिवीजन करवाया जाएगा, 51 प्रश्नों के माध्यम से पूरे इतिहास का। तो क्लास आप सभी लोगों के लिए बेहद खास हो जाती है, तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर देंगे और इसके अलावा इस क्लास को एक बार आप सभी लोग शेयर भी कर देंगे। तो फटाफट इस क्लास को शेयर करके क्लास में तुरंत आ जाइए भाई। चलिए, तो तीसरे नंबर का प्रश्न है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा या मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। चलिए, तो अभी आपने देखिए यहाँ पर पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक का यहाँ पर जिक्र किया गया है, इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी, पहली बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा अभी मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? पोलो खेलते समय हो गई थी। साथियों, ये एक खेल है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? आपसे पूछा जा सकता है। तो 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी। आपसे अगर पूछा जाए कि तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1192 में हुई थी, यानी कि ठीक इसके बाद दूसरी लड़ाई हुई थी। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें पहली लड़ाई की, तो पहली लड़ाई जो हुई थी वो किसके किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगर बात करें दूसरी लड़ाई जो तराइन की हुई थी 1192 में, वो भी इन्हीं के बीच में हुई थी। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन के कार्यकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में या फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में? तो अगर हम लोग बात करें साथियों अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, आप सभी लोग याद रखेंगे। छठे नंबर का प्रश्न देखिए कि तराइन के दूसरे युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो अभी आप लोगों ने यहां पर देखा कि तराइन की पहली लड़ाई जो हुई थी वो 1191 में हुई थी। वो किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। तराइन की दूसरी लड़ाई की बात करें तो ये ठीक उसके एक साल बाद होती है, यानी कि 1192 में होती है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तराइन की जो दूसरी युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था, ये किनके यानी कि किसने किसको पराजित किया था? तो साथियों बात करें किसके किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने इस बार पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो दिल्ली का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसको इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण किया? तो यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक को साथियों क्या कहा गया? विरोधों का मिश्रण कहा गया, रक्त पिपासु कहा गया। ये भी आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। अंतिम शासक की यहाँ पर बात की जा रही है साथियों। अंतिम शासक कौन था ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी या सिकंदर लोधी? तो बात करें इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोधी था। अगले नंबर
नंबर का प्रश्न देखिए कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था, बताइए। दिल्ली के उस पहले सुल्तान का नाम आपको बताना है जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने की कोशिश की थी। तो उनका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी उनका नाम था। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए, अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि यात्री था, इनका नाम था इब्न बतूता। तो ये कहां से आए थे ये आपको बताना है। मोरक्को के यात्री थे, यानी कि मोरक्को से आए थे, फारस से आए थे, तुर्की से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे। तो अगर बात करें यहाँ पर राइट आंसर जो होगा यानी कि मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। लाख बख्श। लाख बख्श की अगर बात करें ये किसके नाम से यानी कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुल मिला के लाख बख्श किसे कहा जाता था ये आपसे पूछा जा रहा है। बात करें अगर हम लोग लाख बख्श का मतलब क्या होता है तो लाखों का दान देने वाले को लाख बख्श कहा जाता है। तो लाख बख्श किसे कहा जाता है साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। तो जिनका भी आंसर जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो अभी तीसरे चौथे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, ठीक है, कि लोधी वंश का अंतिम शासक वहां पर पूछा गया था। तो अंतिम शासक की अगर बात करें तो इब्राहिम लोधी हो जाएगा। लेकिन लोधी वंश के पहले शासक यानी कि उसके संस्थापक की अगर बात करें तो बहलोल लोधी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। यानी कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को, रहला को, तारीख यामिनी को, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो किताबुल हिंद इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताबुल हिंद को कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या है, बताइए। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे। तो द्वितीय सिकंदर अर्थात सिकंदर सानी किसे कहा जाता है, किसने ऐसी उपाधि धारण की? तो आपका उत्तर जो होना चाहिए वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाना चाहिए। यानी कि जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी हैं सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट उनका आंसर है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण ये किसने का निर्माण है, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोगों। इसका राइट आंसर क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। तो इसका निर्माण कहां पर करवाया गया है ये आपसे नहीं, ये नहीं किसने इसका निर्माण करवाया गया, वो तो अजमेर में स्थित है ये मस्जिद, लेकिन इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की, मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया ये भी इसी क्लास में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। तो ये दोनों चीजें साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित हो जाएंगी। और बात करें 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता है, बताइए। अच्छा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनेगा भाई। तो ईश्वर का अभिशाप कौन कहता है? चंगेज खां कहते हैं, तैमूर लंग या नादिर शाह। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर चंगेज खां की, आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता है? तो चंगेज खां कहते हैं। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। सी था भाई, ए था, ए के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए आप लोग अब कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में, मदुरई में, चेन्नई में या कोलकाता में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि मंदिरों से संबंधित साथियों प्रश्न है कि मंदिर का नाम आपको दे दिया जाएगा परीक्षा में और पूछा जाएगा ये कहाँ पर स्थित है। तो बात करें अगर माँ से मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा और माँ से मदुरई हो जाएगा। यानी कि मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? मदुरई में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था साथियों? हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, कुली कुतुब शाह ने या औरंगजेब ने। यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बात करें अगर चार मीनार की तो कुली कुतुब शाह के द्वारा साथियों किसका निर्माण कराया गया? चार मीनार का निर्माण कराया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि गोलकोंडा कहां पर स्थित है? बीजापुर में, हैदराबाद में, मैसूर में या चेन्नई में।
साथियों इतिहास के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न निकलते हैं उन सभी प्रश्नों के यहाँ पर साथियों समाहित किया गया है। इसलिए क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यह वरदान साबित होगी आपको ही आपकी परीक्षा के लिए। गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है भाई। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है बताइए। तो हैदराबाद में, अहमदनगर में, अहमदाबाद में या सीकरी में। तो चार मीनार की अगर बात करें तो ये तो हैदराबाद में स्थित है, यानी कि बात करें अगर इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि कश्मीर का शासक था एक, उसका नाम क्या था? यानी कि जिसको क्या कहा जाता था? कश्मीर का अकबर कहा जाता था। तो कश्मीर कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता था? ये आपसे पूछा जा रहा है। शमसुद्दीन शाह को, सिकंदर बुतशिकन को, हैदर शाह को या जैनुल आबिदीन को। तो बात करें अगर हम लोग कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था तो जैनुल आबिदीन को कहा जाता था। तो इस प्रकार आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना की थी। एक ग्रंथ है अमुक्तमाल्यद। पहली बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से अमुक्तमाल्यद बताइए किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की रचना है। पहली बात आप सभी लोगों को यह ध्यान रखनी है किसकी रचना है, तो कृष्णदेव राय की रचना है। अगर हम लोग बात करें इसकी जो इन्होंने रचना की है वो किस भाषा में की है? संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में या आपका कन्नड़ में। तो किसमें इसकी रचना की गई है? तेलुगु में इसकी रचना की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए, कबीर दास के गुरु का नाम आपको बताना है। रामानुज है, रामानंद है, नामदेव है या वल्लभाचार्य है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? फटाफट क्वेश्चन का राइट आंसर देने की भाई कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि कबीर दास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। आप सभी लोगों को याद रखना है। तो अगले नंबर का प्रश्न देखिए आप लोग, अब पूछा जा रहा है कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आप लोग बताइए भाई। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रामानुज हैं, शंकराचार्य है, माधवाचार्य हैं या विवेकानंद है। तो सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा और परीक्षा में भी ठीक इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य का नाम आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, पानीपत का पहला युद्ध साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि कब हुआ था बताइए। आप सभी को पता है कि सन तो आप सभी को पता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर सन से भी पहचान लेंगे, लेकिन बड़ा ही फेमस युद्ध है तो इसकी डेट भी आपको ध्यान रखना है। 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा कि बाबर ने जो तुलुगमा नीति थी, यानी कि जो तुलुगमा नीति थी, इसका प्रयोग सबसे पहले आपने कौन से युद्ध में किया था? खानवा के युद्ध में किया था, घाघरा के युद्ध में किया था, पानीपत के युद्ध में किया था। तो जो 1526 में साथियों पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया था? तुलुगमा पद्धति का इस्तेमाल किया था। और तोपखाने का इस्तेमाल किस में किया? वो भी पानीपत के पहले युद्ध में ही किया, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो किसने बनवाई बताइए भाई। अशोक ने, शेरशाह सूरी ने या अकबर ने या हुमायूं ने। तो बात करें यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या है। तो शेरशाह सूरी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए, बात करें अगर पट्टा प्रथा की शुरुआत या कबूलियत प्रथा की शुरुआत किसने की, तो शेरशाह सूरी ने ही की। सूर साम्राज्य के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो शेरशाह सूरी को ही सूर साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। लेकिन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई, तो साथियों भारत में शेरशाह सूरी ने बनवाई, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बड़े इमामबाड़े का, बुलंद दरवाजे का, जामा मस्जिद का या सिद्दी बशीर का। तो किसका करवाया था? आप सभी लोगों को याद रखना है साथियों, बुलंद दरवाजे का करवाया था। यानी कि जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले नंबर का प्रश्न है कि आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है,
ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? यानी कि जो आईने अकबरी है इसके लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं, अबुल फजल हैं, अमीर खुसरो हैं, फिरोज शाह हैं या अब्दुल रशीद हैं। तो बात करें अगर इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर की, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? अबुल फजल के साथ चला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी कब हुई थी? 1556 में हुई थी। ये निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ये आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है। अकबर और हेमू के बीच, राजपूत और मुगलों के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच या सिकंदर और आदिल शाह के बीच। तो बात करें अगर पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगला देखिए और बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या है? पूछा जा रहा है कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी? यानी कि मुगल काल में साथियों कौन सी राजभाषा बोली जाती थी? उर्दू, हिंदी, अरबी या फारसी? तो क्या बोला जाता था? जल्दी से करके बताएंगे इसका राइट आंसर आपका क्या है? तो साथियों वहां पर जो है वो फारसी बोली जाती थी। क्या बोली जाती थी? फारसी बोली जाती थी। फारसी को पर्शियन भी कहा जाता है। तो मुगल काल की राजभाषा हो जाएगी आपकी फारसी, यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अगले नंबर देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरम उत्कर्ष पर थी, यानी कि पराकाष्ठा प्राप्त किया था? तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर कौन सा ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में चित्रकारी जो थी साथियों वो चरम उत्कर्ष पर थी? शाहजहां के शासनकाल में, या अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में या औरंगजेब के शासनकाल में? तो यहाँ पर बात करें जहांगीर का नाम आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकारी थी वो अपने चरम उत्कर्ष पर थी, यानी कि चित्रकारी इनके समय में सबसे ज्यादा की जाती थी। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि हुमायूं किसने लिखा था? यानी कि हुमायूं नामा के रचनाकार कौन थे? इनकी बहन गुलबदन बेगम या मुमताज महल या जहां आरा बेगम या रोशन आरा बेगम? यहाँ पर हुमायूं की बहन का नाम गुलबदन बेगम था और यही हुमायूं इन्होंने ही लिखा था हुमायूं नामा। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाता है भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? शाह आलम द्वितीय, यानी कि आलमगीर द्वितीय लिखा हुआ यहाँ पर, तो शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय? तो अगर बात करें अंतिम मुगल सम्राट का नाम यहाँ पर पूछा गया है तो बहादुर शाह द्वितीय जो था ये कौन है भाई? ये है अंतिम मुगल सम्राट। ये आपको ध्यान रखना है और इनका नाम आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास है। तो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि रामचरितमानस के लेखक आपसे पूछे जाते हैं तो कौन हो जाएंगे? तुलसीदास हो जाएंगे। ये पूछा जा रहा है ये जो तुलसीदास थे ये किसके शासनकाल से संबंधित है बताइए? यानी कि तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, वाजिद अली शाह के, हर्षवर्धन के या अकबर के? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? अकबर के साथ चला जाता है। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए तो तुलसीदास किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में थे। यह आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था साथियों ये कब हुआ था? हल्दी घाटी की बात करें कब हुआ था? 1526 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1576 में हुआ था, 1605 में हुआ था या 1660 में हुआ था? बताने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? तो 1576 जो लोग भी सोच रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात करें यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध की तो 1576 में हुआ था। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो बात करें जो प्रश्न आपसे बनता है साथियों वो ज्यादातर ये बनता है कि बताइए पद्मावत के रचनाकार कौन थे? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार थे। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि किसके समय में ये रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखी थी ये किसके समय में लिखी थी? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो शेरशाह सूरी के समय में ये रचना की गई थी। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। शेरशाह सूरी की अगर बात करें तो सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी ही हैं। कबूलियत प्रथा, पट्टे प्रथा की शुरुआत किसने की? शेरशाह सूरी ने की। यह भी आप सभी लोग याद रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि किसने चौसा की लड़ाई की थी?
और तो किसमें हुमायूं को पराजित किया था, यानी कि चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बात करें चौसा की लड़ाई कब की गई थी, तो 1539 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा रहा है कि हुमायूं को किसने लड़ाया था, यानी कि चौसा की लड़ाई हुई थी वो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुई थी, और इसमें शेरशाह जीता था साथियों और हुमायूं हारा था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है, दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या काबुल में। हुमायूं के मकबरे की बात करें, अभी अगर आपने देखा होगा कि हुमायूं नामा के रचनाकार कौन है, तो उनकी बहन गुलबदन बेगम है। हुमायूं का मकबरा आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या काबुल में, तो दिल्ली इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि हुमायूं का मकबरा कहां पर है, दिल्ली में है। अगले नंबर का प्रश्न देखेंगे, भाई शेयर कर दीजिए एक बार आप सभी लोग, अगर आप सभी लोगों ने शेयर नहीं किया या जिन लोगों ने शेयर नहीं किया वो एक बार इस क्लास को शेयर करेंगे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहां पर प्रयुक्त की थी, दांडी में, चंपारण में, खेड़ा में या अहमदाबाद में। तो बात करें अगर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी, तो चंपारण इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि जय हिंद का नारा साथियों किसके द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, मोतीलाल नेहरू ने दिया था या महात्मा गांधी ने दिया था। तो बात करें अगर जय हिंद नारे की, तो जय हिंद नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। यानी कि प्रश्न का उत्तर अगर आपका ए जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब बात करते हैं कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने, अरविंद घोष ने, चंद्रशेखर आजाद ने या भगत सिंह ने। बात करें जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो अभी मैंने आपको बताया सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। लेकिन ये नारा किसने दिया था, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है, सुभाष चंद्र बोस के साथ। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि देशबंधु की उपाधि किसे दी गई थी, भीमराव अंबेडकर को, चित्तरंजन दास को, बिपिन चंद्र पाल को या रविंद्रनाथ टैगोर को। तो अगर यहां पर हम लोग बात करें देशबंधु की उपाधि किसे दी गई थी, तो चित्तरंजन दास का नाम आप सभी लोगों को याद रखना है। इनको कौन सी उपाधि दी गई थी, तो देशबंधु की उपाधि दी गई थी। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपके लिए क्या हो सकता है कि कांग्रेस का जो 1919 में अधिवेशन हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये कहां पर हुआ था, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन बंबई में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, लाहौर में हुआ था या मद्रास में हुआ था। तो कहां पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो किस वर्ष पारित किया था, 1942 में, 1941 में, 1946 में या 1942 में। तो बात करें कांग्रेस के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो कब पारित किया गया था, 1942 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये कहां पर हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें अगर अमृतसर में हुआ था, नागपुर में हुआ था, चंडीगढ़ में हुआ था या आपका कलकत्ता में हुआ था, बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बात करें अगर हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो कहां पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले नंबर का प्रश्न देखेंगे, 48वें नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर और बेहद खास महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर कि जो स्वतंत्र भारत के पहले राज्यपाल थे, गवर्नर जनरल थे जिनको कहा जा सकता है, इनका नाम क्या था, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर स्वतंत्र भारत की बात चल रही है साथियों, स्वतंत्र भारत की। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले राज्यपाल थे, यानी कि पहले महाराज्यपाल थे, अर्थात जो पहले गवर्नर जनरल थे, उनका नाम क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन उनका नाम था। ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। और जो पहले भारतीय गवर्नर थे उनका नाम क्या था, गवर्नर जनरल, उनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये भी आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए तो अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, लॉर्ड साइमन ने, रॉलेट ने या आपका डायर ने या कर्जन वाइली ने, बताइए।
क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर? अगर हम लोग बात करें साथियों, REH डायर के द्वारा क्या किया गया था, आदेश दिया गया था, किसका आदेश? तो जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का आदेश जो दिया था वो जनरल डायर का था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और अंतिम प्रश्न है इस क्लास का साथियों, कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या है। तो सुभाष चंद्र बोस इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। वे बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले बात करें राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो लोग भी बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं साथियों। ये आपके 51 प्रश्न इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण ये आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए गए। तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।